लिखो बेटा, IUPAC साइन कन्वेंशन about heat and work. IUPAC sign convention about heat and work. देखो पहला पॉइंट इसके अंदर, any energy given to the system, any energy given to the system is taken positive, is taken positive. So the heat given to the system is taken as positive. So the heat given to the system is taken as positive. Next लिखो, heat taken out from the system, heat taken out from the system is negative. Next point लिखो, work done on the system, work done on the system is positive, and work done by the system is negative. अब देखो, ये साइन कन्वेंशन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके बिना अपनी दुनिया नहीं चलेगी। जितने भी नियम कानून अपने को लगाने हैं, वो सारे नियम कानून का बेसिस क्या है? वो सारे नियम कानून का बेसिस है कि हम साइन कन्वेंशंस क्या लेके चले। थोड़ी सी सुंदर बात ये है कि हमारे पास फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स है और केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स है, और जो साइन कन्वेंशंस चलते हैं दोनों सिस्टम के अंदर, वो अलग अलग चलते हैं, अपोजिट। मतलब कि फिजिक्स के अंदर जब अपन लिखेंगे तो अपन वहां पे लिखते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज नेगेटिव एंड हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। पर टेंशन मत लो, सब कुछ चल जाएगा, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन दोनों जगह पे सेम है। टॉपिक डालो अगला अपनी कॉपी में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टॉपिक डालो अपनी कॉपी में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो, लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बोलता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, जब छोटे से थे सबसे पढ़ते आ रहे हो। क्या बोलता है ये लॉ अपने को? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मुझे ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड।
देखो, एनर्जी ऑफ द टोटल यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व, that is the total energy of an isolated system is also always conserved. यूनिवर्स और सिस्टम और सराउंडिंग का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर तूने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया तो उसकी सराउंडिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, है ना, इसके लिए। चलो, अब देखो क्या होता है बच्चों, अगर अपन बात करें ना तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुझे ये बोलता है आपके पास दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं आपके पास बेसिकली? तो एक होता है अपने पास इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो अब अपने पास मान लेते हैं कि सिस्टम है, सिस्टम की कुछ एनर्जी है। अब ये एनर्जी किसके कारण होगी? जैसे अगर अपने पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, उनका वाइब्रेशन होगा, उनके बीच में रोटेशन होगा, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, बॉन्डिंग बॉन्डिंग एनर्जी लगेगी, है ना, बॉन्ड एनर्जी लगेगी। इस तरह से बहुत सारी एनर्जीज होंगी, उन सब का समेशन करने पर हमारे पास आ जाएगा कि उसकी टोटल एनर्जी कितनी है। तो क्या तुम किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी मेजर करने की कोशिश भी करोगे तो कैसे करोगे? जैसे तुम्हारे हाथ में पेन है कि नहीं है? अब तुमसे मैंने बोला उस पेन की एनर्जी मेजर करो, तो भाई कैसे? तो आप बोलोगे कि सर एक एक मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा एनर्जी को मेजर करने, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी एट एनी टाइम तो मेजर नहीं कर सकते, वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पर मैंने बोला कि आपके पास जो एनर्जी है वो इतनी सारी एनर्जीज का सम है। अब आपने क्या करा, आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने एक गैस ले ली। अब यहाँ पे जो ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास भी कुछ एनर्जी है। मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो मेजर नहीं कर सकता था। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता था कि इसके ऊपर हम क्या करते, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते, पिस्टन के ऊपर, पिस्टन मूव करता, या हम कुछ हीट देते, ठीक है, या इसमें से कुछ हीट बाहर निकाल लेते, तो देयर विल बी सम चेंज इन द एनर्जी। तो एनर्जी में क्या आ जाता? तो मैं बोल लेता हूँ कि E1 उसकी इनिशियल एनर्जी है, E1 इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। नाउ W amount of work is done, and Q amount of heat is given। तो न्यू एनर्जी जो हो गई सिस्टम की, उसको मान लेते हैं E2 हो गई। तो जो नई वाली एनर्जी होगी वो कैसी होगी? नई एनर्जी इक्वल्स टू जो पहले की एनर्जी थी प्लस जो हीट के कारण एनर्जी बढ़ गई प्लस जो वर्क डन के कारण एनर्जी बढ़ गई। ऐसा होगा कि नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल हो जाएगा ऐसा। अब अगर अपन इससे देखेंगे तो मेरे पास ये हो गया कि E2 माइनस E1 इज Q प्लस W। अब E2 माइनस E1 जो हो गया वो उसका चेंज इन एनर्जी हो गया, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन प्लस हीट गिवन। क्या ये रिलेशन समझ में आया?
लिख लो इसको अपनी कॉपी में। बिल्कुल भेज देंगे। डाउनलोड भी नहीं करता ना अपना बच्चा, तो चलेगा, मैं भेजूंगा यार। लिखो बच्चों, लिखो एक क्वेश्चन। हाँ, ये चेंज इन एनर्जी के लिए है। ये इसमें तो वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे क्या लगा? क्वेश्चन रिपीट हो रहे। अरे वो नया वो लिंक डाला ना, और ये इसमें से लगा ना क्वेश्चन। ये इसमें से लगा ना। नहीं नहीं, ये डाला मैंने ग्रुप पे, अभी देख, अभी हाल लिंक डाला। चलो भाई, हो गया। बच्चों आंसर बोलो यार। देखो मेरी बात सुनो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे कि सर वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने बोला कि मेरे पास एक पिस्टन है, मैं मान लेता हूँ उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब उसके ऊपर अपन ने क्या करा, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डाला dx का, यहाँ से प्रेशर p लगा के। तो जो फोर्स होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। अब ये एरिया इंटू dx अगर अपन पूरा देखें तो ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम के बराबर। तो वर्क डन होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, या P डेल्टा V बोल सकते हो। आए क्या समझ में? ये तो कर लिया बैठी करा था मैथ्स का सैंपल पेपर करा था कर लिया? 30 क्वेश्चंस कर लिए इसके ऑब्जेक्टिव लगा लो तो स्पीडलेस लगा दो, खत्म। ये अब वर्क डन हो जाएगा अपने पास। प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। अब देखो मेरी बात सुनो, अपने को जब भी जूल्स में मेजर करना है, तो अपने पास याद रखना पहली कहानी जूल्स। जूल्स में आपको कोई भी चीज को कैलकुलेट करना है तो प्रेशर आपको क्या में लेना है? पास्कल में, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
वॉल्यूम आपको काय में लेना है, मीटर क्यूब। ठीक है, टेम्परेचर तो आप ले ही रहे हो केल्विन के अंदर। तो जूल्स के अंदर मेजरमेंट ये होता है। जूल्स और कैलोरी का रिलेशन कितने बच्चों को बच्चा है? बहुत बढ़िया। तो 1 कैलोरी जो होता है मेरे पास वो होता है 4.2 जूल्स के बराबर। ठीक है, अब क्या कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को, बताओ जल्दी। रिलेशन तो पता है ना, 1 ATM या 1 बैरोमेट्रिक प्रेशर लगभग लगभग सेम कर देना अगर जरूरत पड़े, और वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो हमारे पास 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। कर दो यार, सिंपल सा आंसर आना है यार, कर दो कर दो कर दो, कर दोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, बहुत खुश हो जाऊंगा मैं। टीचर्स डे की पार्टी भी दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। चलो भाई, तो वॉल्यूम जो हो गया अपने पास, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और प्रेशर कितना है, प्रेशर है मेरे पास 10⁵ पास्कल। अब मुझे वर्क डन निकालना है। मैं जब वर्क डन निकालने जाऊंगा तो मेरे पास वर्क डन कितना आएगा, 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁵। बहुत बढ़िया बात करी है नवीन। यहाँ पर मैं वर्क डन को पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव लूंगा? वर्क डन को मैं लूंगा नेगेटिव। क्यों लूंगा नेगेटिव? तो आंसर मेरे पास जो आएगा वो आ जाएगा -50 जूल्स। और कैलोरी में चाहिए तो मैंने तुम्हें रिलेशन लिख के दिया है, 1 कैलोरी 4.2 जूल्स है। तो जो हमारे पास, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो -50 जूल्स इज इक्वल्स टू -50/4.2 कैलोरी। आए क्या बच्चों समझ में?
साइन कन्वेंशन लगाना ना भूलें। चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं। कर दो इसको फिर। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो तुम, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो लीनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो। चलो देखो मेरी बात सुनो, अपने को बोला है कि 1 मोल ऑफ ideal gas is put through a series of changes as shown in the graph which और पॉइंट मार्क करे हुए हैं ए बी और सी।
ठीक है, वो अपने पास 3 स्टेजेस हैं इसकी। अब एट ईच स्टेट वेरिएबल्स आर शोन इन द ग्राफ, कैलकुलेट द प्रेशर एट द 3 स्टेजेस। अपने को उसने बोला कैलकुलेट करो प्रेशर 3 स्टेजेस पे। तो अपन एक काम करते हैं, अपन पॉइंट ए पे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर पॉइंट ए की बात करूंगा तो वॉल्यूम कितनी है 24 लीटर, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं पीवी इक्वल्स टू एन आर टी लगा दूं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो P इंटू 24 इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1। और क्योंकि मैं वॉल्यूम को इसमें ले रहा हूँ, प्रेशर में मान लेता हूँ एटीएम में कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं आर की वैल्यू क्या लेके चलता हूँ, आर होता है ना 0.082। पर 0.082 कब लेते हैं अपन आर को, 0.082 अपन आर की वैल्यू तब लेके चलते हैं जब अपन वॉल्यूम को लीटर में, प्रेशर को एटीएम में लेते हैं, पर केल्विन पर मोल। तो बस यहाँ पे ले लो 0.082 और इनटू टेम्परेचर 300, इससे प्रेशर कैलकुलेट करो। करना जरा कितनी आ रही वैल्यू, 1.025 एटीएम। अब मैंने ये प्रेशर एट ए निकाल लिया। अब देखो अपने पास अगर ए से बी वाली प्रोसेस को देखें तो ए से बी वाली प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट है बच्चों, अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो गलती से है यार। टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर इस एक्सिस पे, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये देखो वॉल्यूम इज ऑलवेज सेम, टेम्परेचर सेम। तो ए से सी वाली, सी से ए वाली प्रोसेस में, तो ए टू बी जो प्रोसेस हो गई उसके अंदर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, आइसोकोरिक प्रोसेस। बी टू सी वाली प्रोसेस की बात करें अपन, तो बी टू सी जो है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अपने को पता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में स्ट्रेट लाइन बनता है, तो वो तब बनता है जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो बी टू सी में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं उसको। और सी टू ए की बात करूं मैं, तो सी टू ए अगर मैं इस चित्रण को देखूंगा तो मेरे पास क्या हो रहा है, सी से ए तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोथर्मल बोलते हैं उसको। ठीक है। अब ओवरऑल चेंज की अगर अपन बात करें तो जहां से शुरू हुए थे अपन वहीं वापस आ गए ना वापस, जहां से शुरू हुए थे तो अपन वापस वहीं आ गए। तो ऐसी प्रोसेस को अपन साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब मैंने प्रेशर रेट ए तो निकाल लिया, अब मुझे प्रेशर रेट बी निकालना है। तो मैंने बोला कि सिंस ए बी वाली जो प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर पी ए अपॉन टी ए इक्वल्स टू पी बी अपॉन टी बी, यही होता था ना अपने पास। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से देख लो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो पी अपॉन टी कांस्टेंट हो गया। तो पी ए कितना है 1.025 अपॉन 300 इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन 600। इससे इसको कैंसिल कर दो, इससे इसको 2 पे कैंसिल कर दो, तो बच्चा पीबी आ जाएगा। पीबी की वैल्यू कितनी आ रही है 2.5 हो जाएगा 05। अब सी के ऊपर देखो, तो बी से सी वाली प्रोसेस कौन सी है, बी टू सी वाली प्रोसेस में तो प्रेशर है ही कांस्टेंट। तो अपने पास क्या हो जाएगा, प्रेशर एट सी भी प्रेशर एट बी के बराबर हो जाएगा। आया। आया क्या बच्चों,
अरे पहले इसको ऐसा माइनस पी एक्स प्लस पी माइनस सी, तो जो एक्स का कोफिशिएंट है वो माइनस पी होगा, तो जो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं वो केवल एक्स का कोफिशिएंट लेते हैं, तो वो माइनस ऑफ माइनस पी मतलब पी हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो माइनस पी माइनस सी हो जाएगा। ओके, वो अपन उसको उधर ले लेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो। अब अगर मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास जो वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला कितना था, पी डीवी। वर्क डन का फॉर्मूला कितना था, छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू देखूंगा तो पी डीवी हो गया। तो मैंने इस एक्सिस पे वॉल्यूम ली, इस एक्सिस पे प्रेशर लिया, मैंने बोला गैस कुछ ऐसी जा रही है, गैस में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन ऐसा है। तो आप बोलोगे कि सर अगर आपको कभी भी इसका वर्क डन निकालना है वॉल्यूम V1 से V2 तक, तो आप क्या करो, आप ये एरिया निकाल लो, है ना, क्योंकि वर्क डन जब अपन निकालेंगे तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, सो वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। अब मेरे पास पी डीवी क्या हो गया, अगर किसी भी इंस्टेंट के ऊपर मैंने बोला कि छोटी सी वॉल्यूम, अपने पास वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम में एक छोटा सा चेंज करा डीवी का, इस इंस्टेंट पे प्रेशर पी है, तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, पी इंटू डीवी। तो हमने बोला बिल्कुल सही बात है, और ऐसा ही सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि ग्राफिकली area of pressure volume curve with volume axis gives us work done। वो क्या देगा अपने को, क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों। ये चित्र बनाओ अपनी कॉपी में। करो बच्चों इसको।
आ गया बच्चों? अरे बाबा बाबा बाबा, ऊपर तो लिखवाया, ये देखो ना, पढ़ो। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब मैं सिस्टम के ऊपर काम करूंगा तो वॉल्यूम क्या होगी? तो इसको ध्यान रखना, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब जब वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। लिख लो ऐसा अपनी कॉपी। चलो, तो सबसे पहले ए से बी वाली प्रोसेस के लिए देखते हैं। ए बी वाली प्रोसेस के लिए देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमको ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा निकालना है, क्या है ना, क्योंकि अपने को क्या करना है कि कहाँ से कौन सी प्रोसेस है, मुझे बस ए से बी पूरा का पूरा देखना है। तो ये पूरा येलो वाला जोन हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ए बी के लिए मेरे पास एरिया कितना हो गया, रेक्टेंगल हो गया ये। तो वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो नेगेटिव में। लेंथ कितनी है, 12, और ये कितना है हमारे पास, 5। ठीक है, और ये कितना दे के रखा है, 10⁵ में। तो वर्क डन हो जाएगा माइनस, अच्छा 5 × 10⁻³ भी कर देना, तो हो जाएगा -6000 जूल्स। अब बी से सी में, तो बी टू सी का वर्क डन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। सी से डी में, तो सी से डी ये वाला जोन हो गया, बस नीचे वाला। तो मैं थर्ड सी टू डी की बात करता हूँ, तो उस केस में मेरे पास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव, 2 × 5, है ना, 10⁵ और इंटू 10⁻³ सो वर्क डन मेरे पास हो जाएगा 1000 जूल्स का। और फिर डी टू ए फिर से 0। अब नेट वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी डी प्लस वर्क डन डी ए। और इसको अगर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि केवल अगर आपके पास ये प्रोसेस है तो ये वाला एरिया, जितना एरिया इनटू द लूप होता है, एरिया एनक्लोज बाय लूप is equals to work done in cyclic process, है ना, साइक्लिक है ना प्रोसेस। तो वो वर्क डन कितना हो जाएगा, -6000 प्लस 1000, तो वो हो जाएगा -5000 जूल्स। ठीक है, आया क्या? चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई भी एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो दो चीज का ध्यान रखना। तो देखो, दो अलग अलग प्रोसेस करवा देते हैं यहाँ पे अपन। सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगा ले एग्जाम्पलर से, और वो जो नया वाला पैटर्न है आपसे, है ना, नए जो पेपर है ऐसा कर। अब देखो, अपन दो साइक्लिक प्रोसेस कर देते हैं यहाँ पे। अब ये वाली प्रोसेस है ऐसी, क्लॉकवाइज,
और ये वाली प्रोसेस है मेरे पास ऐसी एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बताओ अगर इसका वर्क डन W1 है, इसका वो W2 है, तो साइन बताओ मुझे W1 एंड W2 का। ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर। अब देखो तुम ऐसा बहुत इजीली समझ सकते हो कि कौन सा वाला क्या होगा। ठीक है, कैसे समझोगे बहुत इजीली? तुम यहाँ देखो, यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास ये जब वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, इसको ऐसा करके और ऐसा जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये येलो वाला वर्क डन जो है ये नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। और इधर से अपन ये वाला नीचे ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा है, पॉजिटिव वाला कम है। क्योंकि वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन नेगेटिव लेते हैं और कंप्रेशन में वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं। तो इस केस में वर्क डन जो हो गया वो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो जब अपने पास क्लॉकवाइज प्रोसेस होती है तो वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे फिर से बना देते हैं इसको ऐसा। सो मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है। वॉल्यूम का जब मेरे पास एक्सपेंशन होगा तो ये वर्क डन मेरे पास नेगेटिव हो गया। और इधर वाला जो वर्क डन है ये मेरे पास ये पूरा पॉजिटिव हो गया। तो अब अगर अपन देखेंगे तो ओवरऑल वर्क डन जो हो जाएगा वो मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब अपन एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे कि प्रोसेस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में वर्क डन पॉजिटिव। आया क्या समझ में? सुनते मतलब नोट्स करते करो मैं नहीं कर रहा है तो या चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, करो इसको। टाइम हो रहा है 16
चलो आएगा आंसर। पाँच मिनट, 5 मिनट। चलो भाई देखो, अपने को बोला कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 373 केल्विन वेपोराइजेस अगेंस्ट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1 atm। अब देखो 1 मोल वाटर है, तो पहले तो वो गैस में था ही नहीं, बाद में वो पूरा गैस में चेंज हो गया, है ना। तो अपन ने बोला कि 1 मोल वाटर के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा देते हैं, तो इससे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी। तो वॉल्यूम कितनी आएगी बच्चों, इससे कैलकुलेट करेंगे तो वो देख लेते हैं 373 केल्विन पे। तो प्रेशर इनटू प्रेशर है 1 atm इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 1 R 0.082 और टेम्परेचर 373। इससे वॉल्यूम कैलकुलेट करना जरा कितनी आ रही है। 30.6 आ रही है, ठीक। सो 30.6 लीटर आ जाएगी वॉल्यूम। अब हमारे पास क्या है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम तो 0 ही थी, गैस थी ही नहीं, सो वर्क डन हो जाएगा। अब क्योंकि एक्सपेंशन है तो वर्क डन इज नेगेटिव, है ना। पहले 0 थी, अभी इतनी हो गई, तो -1 इंटू 30.6, सो दैट इज -30.6 जूल्स। क्लियर है बच्चों। जूल, अरे सॉरी सॉरी, जूल्स में नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। अपन ने इसको इसमें लिया था ना, तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये तो अपने पास एटीएम लीटर में आ रहा है। तो जनरल रूल लिख लो ना, 1 atm लीटर इज इक्वल्स टू 101.3 जूल्स, ठीक है। वैसे उसको अपन अप्रोक्सीमेटली 100 जूल ले लेते हैं, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा -3060 जूल्स, ठीक है। आया क्या बच्चों समझ में। चलो धन्यवाद आप सभी का।